Dear students, welcome to learning management system of साथ कामयाबी हमारे साथ। Dear students, हमने MD कैट केमिस्ट्री का पहला यूनिट स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें से हमारे 3 टॉपिक रह गए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इन 3 टॉपिक्स को आज देखेंगे हम। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिट्स में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स, प्रिंसिपल्स हैं, जैसा कि पहले नंबर पे है n+l रूल। ये n क्या है? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n की वैल्यू 1 हो तो k, 2 हो तो l, 3 हो तो m, 4 हो तो n एंड सो ऑन। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमें ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। ऑर्बिट या शेल एक ही चीज है। और जो l है ये हमें बताता है सब शेल्स के बारे में। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। l की वैल्यू 0 हो तो s, 1 हो तो p, 2 हो तो d और 3 हो तो f होता है। इसी से हम इन दोनों की वैल्यूज को प्लस करके हम एनर्जीज देखेंगे डिफरेंट सब शेल्स की n+l की वैल्यू से। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। लोअर द n+l वैल्यू, लोअर द एनर्जी। जितनी n+l की वैल्यू कम होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, अगर n+l की वैल्यू दो डिफरेंट सब शेल्स के लिए सेम आ जाए, तो फिर देखते हैं n की वैल्यू। जिसमें n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। मींस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम पहले ऑर्बिट में होती है, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती जाती है। तो n+l वैल्यू सेम आ जाए तो सिर्फ n देख लें। जिसकी n की वैल्यू कम है, n की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होगा। तो देखें हमारे पास 4s है, तो इसमें n 4 है और l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। दोनों को जमा करें, 4 + 0 4 आ गया। 3d, n 3 है, d के लिए l 2 होता है। दोनों को जमा कर दें n+l को 5। तो अगर हमारे पास 4s और 3d आ जाए तो 4s और 3d में से पहले कौन फिल होगा? जिसकी n+l की वैल्यू कम है, यानी ये 4s और फिर 3d। इसी तरह 5p, n 5 है और l 1 है, क्योंकि p के लिए 1 होता है, तो टोटल 6 है। इसका मतलब है इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है, 4s और 3d से भी। 4f, n 4 है और l 3 है, ये टोटल 7 है। तो इसमें n+l की वैल्यू इन चारों में सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो अगर इन चारों में से इलेक्ट्रॉन फिल करना हो तो सबसे आखिर में 4f में जाता है। तो इस तरह n+l रूल से हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल करना है। जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी, अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑह्बो प्रिंसिपल। ऑह्बो प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और एनर्जी कैसे पता चलता है ये हमने देख लिया n+l वैल्यू से, कि जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम। अगर सेम आ जाए n+l तो फिर जिसकी n की वैल्यू कम होगी। ऑह्बो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्ड अप, बिल्डिंग बनाना। किसकी? सब शेल्स की। किस लिहाज से? एनर्जी के लिहाज से। जैसे ये बनी हुई है बिल्डिंग, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s और 4d 5p 6s और फिर 4f 5d
6p और 7s। इस तरह से एनर्जी के लिहाज से सब शेल्स की जो बिल्डिंग बनती है उसको हम कहते हैं ऑफबॉ। ये जर्मन वर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास होर्न्स रूल। होर्न्स रूल अप्लाई होता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स पर, कि अगर हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल्स में रहेंगे विद सेम स्पिन। अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हों तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल्स में जाएंगे और उनकी स्पिन सेम होगी। जैसा कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया 1s2 2s2 2p3, सॉरी यहाँ 2p2 आएगा। अब देखें 1s2 2s2 2p2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अलग-अलग ऑर्बिटल्स में हैं, ये एक ही ऑर्बिटल में दोनों नहीं रहेंगे। अगर डीजनरेट ऑर्बिटल, यहाँ कितने डीजनरेट ऑर्बिटल हैं? 3। ये 3 डीजनरेट ऑर्बिटल p मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन सेपरेट ऑर्बिटल्स और उनकी स्पिन भी देखें सेम है। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन यूं नहीं लिख सकते थे कि हम दोनों ही 2px में भेज देते विद ऑपोजिट स्पिन, नहीं, जब तक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन सेपरेट ऑर्बिटल्स। हम यूं भी नहीं लिख सकते थे कि हम उनको सेपरेट ऑर्बिटल में रखते लेकिन उनकी स्पिन ऑपोजिट रखते, तो सेपरेट ऑर्बिटल में स्पिन सेम होती है। अलबत्ता हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे कि उनकी दोनों की स्पिन नीचे को हो जाती लेकिन सेम रहती, सेपरेट ऑर्बिटल में सेम स्पिन। एक और एग्जांपल देखिए होर्न्स रूल की, हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स पर अप्लाई करते हैं और सेपरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्पिन सेम होती है। जैसा कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2, ये 2p x y z में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सारे विद सेम स्पिन है। ऐसे नहीं हो सकता था कि हम 2px में 2 इलेक्ट्रॉन भेज देते और y में एक। जब तक ऑर्बिटल्स अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन सेपरेट ऑर्बिटल्स, जब तक पॉसिबिलिटी है। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब पॉसिबिलिटी नहीं है सेपरेट रहने की, अब इनमें से किसी एक के साथ आ जाएगा, आप जिसके साथ मर्जी पेयर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये विद इन एन ऑर्बिटल अप्लाई होता है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होती है। जैसा कि देखें ये हमारे पास बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है लेकिन स्पिन सेम हो गई है, इसका मतलब है ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है। एक ही ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होती है। सेम ऑर्बिटल में स्पिन ऑपोजिट होगी, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में स्पिन सेम होगी। ये डिफरेंट रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कौन से एलिमेंट शो करते हैं? ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन अबनॉर्मल होती है, जैसे कॉपर है, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है, ये प्रिडिक्टेड है, हालांकि इसकी एक्चुअल है, एक इलेक्ट्रॉन s से d में चले जाता है, 4s1 3d 10। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन s से जंप करके d में चले जाता है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं अबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन या पिकुलियर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेडियम है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है। ये एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन अबनॉर्मल है, इनका ताल्लुक ग्रुप 1b और 6b से है, मोस्टली 1b और 6b। जी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कम से कम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए फ्रॉम गैसियस एटम। गैसियस का मतलब होता है उसकी किसी के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और नेचर ऑफ द सबशेल या ऑर्बिटल। एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। रेडियस बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। इसका मतलब है डाउन दी ग्रुप रेडियस बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अक्रॉस द पीरियड रेडियस कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और अगर शील्डिंग इफेक्ट है नंबर ऑफ शेल्स का ज्यादा होना, अगर शेल बढ़ जाएं, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। नेचर ऑफ द सब शेल में दो चीजें आती हैं, एक हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। जो सब शेल फुल फील्ड होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और जो हाफ फील्ड होते हैं उसके बाद उनकी बारी आती है। सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड से, फिर हाफ फील्ड से और पार्शली फील्ड से निकालना आसान होता है। यानी पी है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन निकालने हों तो मुश्किल होंगे,
P3 3 हूं तो हाफ फील्ड हो गया, ये भी मुश्किल होंगे, लेकिन P2 होगा तो ये पार्शली फील्ड है, फिर उससे निकालने आसान हो जाएंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक ट्रेंड, ये देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और इसी तरह अबव द ग्रुप अगर जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर को जाएंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तब भी ज्यादा होगी, और ऊपर से नीचे को आएंगे कम हो जाएगी। इसी तरह ये इधर से हम इस तरह राइट अपर कॉर्नर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट लोअर कॉर्नर से राइट अपर कॉर्नर की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है, हीलियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसी की नहीं है। अब नॉर्मल ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में, ये देखें पहला पीरियड है हीलियम और हीलियम हाइड्रोजन की कम है, हीलियम ज्यादा। अब दूसरा पीरियड शुरू हो गया, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे ये लिथियम से पीरियड शुरू होता है और नियॉन पे जाके खत्म होता है, तो देखें लिथियम ब्रिलियम बढ़ गई, लेकिन ब्रिलियम के बाद बोरोन की कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो 2s है ये कंप्लीटली फील्ड सब शेल है, ये स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसी तरह देखें फिर बढ़ना शुरू होगी और नाइट्रोजन तक बढ़ती गई, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की कम होगी। क्यों? क्योंकि देखें ये जो नाइट्रोजन है ये इसका p हाफ फील्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और फिर बढ़ती चली जाएगी P6, यानी 2s P3, 2s 2 कंप्लीटली फील्ड, P3 हाफ फील्ड और P6 कंप्लीटली फील्ड। अब देखिए अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, इस तरफ को जाते हुए बढ़ती जाती है, लेकिन दो जगह पे ये कम हुई। कहाँ कहाँ? बोरोन वाले ग्रुप में और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में। बोरोन का तलक किस ग्रुप से है? तीसरे से, और ऑक्सीजन का तलक किस ग्रुप से है? छठे से। तो इसका मतलब है ये जो थर्ड वाला और 6 वाला ग्रुप है ये अब नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। अब नॉर्मल आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरे ग्रुप की है और छठे ग्रुप की है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ये आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरे ग्रुप की ज्यादा नहीं हुई है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, इस तरफ को बढ़नी थी, तीसरे की ज्यादा होने की बजाय कम हुई है। इसका मतलब है तीसरे वाला अब नॉर्मल है, इसका मतलब है थर्ड वाला अब नॉर्मल है, 2 वाला नहीं है। इसी तरह नाइट्रोजन से बाद ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की कम होगी है, नाइट्रोजन की ज्यादा नहीं हुई, तो इसका मतलब है तीसरा और छठा ग्रुप अब नॉर्मल है, दूसरा और पांचवा ग्रुप अब नॉर्मल नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक करैक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती जाएगी नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। देखें डाउन दी ग्रुप मेटालिक करैक्टर ज्यादा हो रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी बॉटम टू टॉप बढ़ती है, लेकिन मेटालिक करैक्टर क्या होता है? टॉप टू बॉटम बढ़ता है। इसका मतलब है मेटालिक करैक्टर का और आयोनाइजेशन एनर्जी का इनडायरेक्ट रिलेशन है। ये देखें इस तरफ को मेटालिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है, मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, तो दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मेटालिक करैक्टर उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसके भी वही फैक्टर्स हैं, एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, नेचर ऑफ द सबशेल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो कम हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमारे पास फुल फील्ड और हाफ फील्ड सबशेल हों तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बड़ी कम होती है। क्यों कम होती है? अगर कंप्लीटली फील्ड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ही नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम, यानी एनर्जी कम रिलीज होगी। ट्रेंड्स हैं इसमें देखें अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, और इसी तरह फ्रॉम बॉटम टू टॉप भी ज्यादा होती है, और टॉप टू बॉटम कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड सेम होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ ट्रेंड्स हैं, देखिए पहला पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन की ज्यादा है, हीलियम की कम है। क्यों हीलियम की कम है? क्योंकि कंप्लीटली फील्ड सबशेल है, S2 होता है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। लिथियम ज्यादा है, ब्रिलियम फिर कम होगी। क्यों? ब्रिलियम में भी कंप्लीटली फील्ड सबशेल है, 2s2। फिर नेक्स्ट बोरॉन ज्यादा, कार्बन और ज्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन फिर कम होगी। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है, उतनी कम नहीं हुई जितनी कंप्लीटली फील्ड में। देखें हीलियम ब्रिलियम में कंप्लीटली फील्ड था, लेकिन नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है तो उसकी थोड़ी सी जीरो के करीब आएगी और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। नियोन की और कम आती, नियोन की फिर इस जगह पे आ जाती जहां पर हीलियम और ब्रिलियम आ रहे हैं।
तो इसका मतलब है पीरियड में जाते हुए दो जगह पे अब नॉर्मल ट्रेंड है, एक तो ब्रिलियम वाले ग्रुप में और दूसरा नाइट्रोजन वाले ग्रुप में। ब्रिलियम वाला ग्रुप 2 है और नाइट्रोजन वाला ग्रुप 5 है, और ग्रुप 2 5 इसी तरह नोबल गैसेस 8वां ग्रुप। इनमें कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज कम हो जाती हैं, उनकी अट्रैक्शन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होती। तो इसमें अब नॉर्मल ग्रुप फिर कौन से हुए हमारे पास, 2A 5A और 8A ग्रुप अब नॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं, क्योंकि 2A और 8A में कंप्लीटली फील्ड सब शेल होता है, जबकि 5A में हाफ फील्ड सब शेल मौजूद होता है। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फंडामेंटल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।